हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो हमारा ये लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के क्वेश्चन एंड आंसर पे। ठीक है ना। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में आपको कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ, इसके क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से इसमें प्रोमोटर होते हैं एंड कौन कौन से इसमें आरएनए के टाइप होते हैं। तो ये सारी चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ, चाहे इसका एंजाइम्स हो, चाहे प्रोमोटर हो, कुछ भी एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर मैं आपके लिए इजी से क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है एंड 10 क्वेश्चन में से मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि कम से कम आप 8 तो सही करके जाओ। ठीक है ना, 10 आउट ऑफ 8। ठीक है ना, ये आपको लाने हैं, इतने लाने हैं। और अगर आपने सही तरीके से रिवीजन एंड रिकॉल किया होगा तो चलिए आइए ज़्यादा बात ना करते हुए अपने क्वेश्चन एंड आंसर पे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एक रिवीजन देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्लास ऑफ आरएनए बताया था कि इसमें आरएनए क्या होता है, एमआरएनए क्या होता है, टीआरएनए क्या होता है। ये तीनों के तीनों आरएनए ही इम्पोर्टेंट होते हैं ट्रांसलेशन के लिए। ठीक है ना, ये तीनों के तीनों आरएनए ही इम्पोर्टेंट होते हैं ट्रांसलेशन के लिए। एंड इन तीनों का अलग अलग रोल होता है, इनका अलग अलग फंक्शन होता है। आपको इनके फंक्शन ज़रूर याद होने चाहिए। ये आपके अदर या फिर एक्स्ट्रा आरएनए होते हैं। ठीक है ना, जो कि हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं ट्रांसक्रिप्शन में, ट्रांसलेशन में, स्प्लाइसिंग में, मतलब काफ़ी जगह ये हेल्प करते हैं। तो आपको क्लियर कट इनके जो है एक के आपको फंक्शन ज्ञात होने चाहिए, याद होने चाहिए। जैसे कि माइक्रो आरएनए क्या करता है कि इनहिबिशन ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए क्या करता है कि ट्रिगर डिग्रेडेशन ऑफ अदर आरएनए मॉलिक्यूल्स। तो ये आपको फंक्शन एज इट याद होने चाहिए। ठीक है ना। फिर इसके बाद हमने बात की थी कुछ फंडामेंटल्स रूल्स होते हैं आपके यूकैरियोटिक्स के लिए। ठीक है ना, तो वे कौन कौन से आपके फंडामेंटल रूल्स होते हैं, कितने प्रकार के आपके आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर पाए जाते हैं, कौन सा आरएनए पॉलीमरेज की लोकेशन क्या होती है एंड किस प्रकार के आरएनए का निर्माण वे करते हैं। एंड अल्फा एमिनिटीन पे कौन सेंसिटिव होता है, कौन इनसेंसिटिव होता है। ठीक है ना, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद आपको प्रोमोटर जो होते हैं, जितने भी आपके आरएनए पॉलीमरेज हैं, इनके प्रोमोटर पता होने चाहिए। और आपको कोर प्रोमोटर क्या होता है, एडिशनल प्रोमोटर क्या होता है, कोर प्रोमोटर में कौन आता है, एडिशनल प्रोमोटर में कौन आता है, ये आपको पता होने चाहिए। देखो मैं ना आपको प्रोमोटर फर्स्ट नहीं पढ़ाया, प्रोमोटर सेकंड नहीं पढ़ाया, क्योंकि ये लेस मतलब इतना आपके आते नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेशन नहीं है। आपसे पूछा जाता है केवल और केवल सेकंड के बारे में। ठीक है ना, सेकंड के बारे में पूछा जाता है, वो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से और तसल्लीपूर्वक बताया है, तो आपको वो चीज़ याद होनी चाहिए। ठीक है। फिर हमने बात की थी कि आपका जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, लोकेशन क्या होती है, कहाँ पर पाया जाता है, क्या क्या कौन कौन से फैक्टर जुड़े होते हैं, ये किस प्रकार से होमोलॉजी शो करता है बैक्टीरिया से, कौन सी इसकी कैटालाइटिक यूनिट होती है, कौन सी इसकी असेंबलिंग यूनिट होती है, कौन सी इसकी स्टेबलाइजिंग यूनिट होती है, वो सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना। फिर हमने बात की थी कि आपका RPB1 यानी कि आरएनए पॉलीमरेज का एक सब यूनिट RPB1, जिसकी हमने टैल की बात की थी कि वो हेप्टापेप्टाइड सीक्वेंस का बना हुआ रहता है, जिसमें टायरोसिन, सेरिन, प्रोलिन, थ्रेओनिन, सेरिन, प्रोलिन, सेरिन होता है। जिस सेरिन का देखो सेकंड नंबर पे जो आपका सेरिन होता है एंड फिफ्थ नंबर पे जो सेरिन होता है, ये एक्चुअल में फास्फोराइलेशन रिएक्शन में जाता है। और इसको अलग अलग, चाहे वो आपका इलोंगेशन हो या फिर इनिशिएशन हो, अलग अलग फैक्टर ही इसको आपका फास्फोराइलेशन करते हैं। वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। फिर हमने बात की थी कि आरएनए पॉलीमरेज सेकंड में कोर प्रमोटर क्या होता है, प्रोक्सिमल कंट्रोल एलिमेंट्स क्या होता है, बहुत डिटेल में। फिर हमने अदर कुछ फैक्टर्स जाने थे कि कौन से आपके कंसेंसस सीक्वेंस होते हैं, डीपीई का मतलब क्या होता है, डीसीई का मतलब क्या होता है, यहाँ पर टाटा बॉक्स क्यों ज़रूरी होता है, टाटा बॉक्स का हमारा बेस पेयरिंग कौन सा होता है, ये सारी बात मैं आपको बता चुका था। फिर हमने कुछ एडिशनल आपके प्रमोटर देखे थे, जिसमें हमने प्रमोटर, प्रोक्सिमल एलिमेंट, आप स्टीम एक्टिवेटर, एनहांसर पढ़े थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। फिर कुछ जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर देखे थे कि कुछ आपके जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कौन कौन से होते हैं। हमने उनकी बात की थी कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड ए क्या करेगा, सेकंड बी, सेकंड डी, सेकंड ए, सेकंड एंड सेकंड एच। ठीक है ना, तो ये सारी बातें इनके आपको फंक्शन
आपको मुँह ज़बानी याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो इनका रिवीजन रिकॉल करते रहो। फिर हमने देखा था कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड H है, इसके पास 3 प्रॉपर्टी होती है जो कि इंपॉर्टेंट होती है। पहली प्रॉपर्टी होती है हेलिक H की, दूसरी प्रॉपर्टी होती है काइने H की, एंड तीसरी प्रॉपर्टी होती है न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर की, ठीक है ना। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर हम प्रोसेस के लिए गए थे, जिसमें हमने देखा था कि प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कैसा बना था। जब आपके जो प्रमोटर होता है उस पर आकर के RNA और सभी फैक्टर ज्वाइन हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। फिर हमने इनिशिएशन देखा था, जिसमें आपका क्लोज कॉम्प्लेक्स बनना था, ओपन कॉम्प्लेक्स बनना था। सेम वही हो रहा था जो आपके बैक्टीरिया में जैसे जैसे प्रोसेस हो रहा था। फिर हमने इलोंगेशन देखा था। इलोंगेशन में हमने कुछ और फैक्टर देखे थे, ठीक है ना। जैसे कि इलोंगेशन में मैंने आपको बताया था कि जो आपके पॉजिटिव ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर B, इसका काम होता है कि सेरीन 2 पर यानी कि CTD के सेरीन 2 को फास्फोराइलेटेड करता है और मल्टीपल लोकेशन पर फास्फोराइलेटेड करता है, ठीक है ना। मल्टीपल लोकेशन मतलब जो सेरीन की मल्टीपल यूनिट होती हैं उनमें जो सेरीन मल्टीपल फॉर्म में पाया जाता है सेकंड नंबर पे, उसको बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो याद रख लेना, मल्टीपल सेरीन 2 को ये फास्फोराइलेटेड करता है पॉजिटिव ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर B, ठीक है ना। इसके बाद मैंने बात की थी ELL एंड TFSS सेकंड की, ठीक है ना। यहाँ पर याद रखना TF सेकंड S जो होता है एंड ELL जो होता है, ये दोनों के दोनों जो आपका RNA पॉलीमरेज होता है उसको सप्रेस नहीं होने देते, उसको रुकने नहीं देते, उसको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। इसके बाद मैंने आपको SPT5 बताया था। SPT5 आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कैपिंग एंजाइम्स को CTD पर ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद TAT बताया था, ये रिक्रूट करते हैं स्प्लाइसिंग एंजाइम्स को CTD पर। मैंने आपसे बोला भी था कि ये टेबल आपको याद करके आनी है, ठीक है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद मैंने आपसे बताया था कि जो हम आगे पढ़ने वाले हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, चाहे जिसको हम RNA प्रोसेसिंग भी बोल देते हैं, तो वो कब होती है? वो आपकी इलोंगेशन के दौरान होती है, जब आपका इलोंगेशन चल रहा होता है। ये आपका इलोंगेशन है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपके कैपिंग होगी, दूसरे नंबर पर आपकी स्प्लाइसिंग आती है, तीसरे नंबर पर आपकी पॉलीएडिनाइलेशन आती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। आपका कब 5 नंबर का सेरीन फास्फेटेज आपका जो है वो फास्फोराइलेटेड होगा, कब आपका सेकंड नंबर का सेरीन फास्फोराइलेशन होगा, ये चीज़ भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो गाइज इनका ध्यान रख लेना। फिर हमने देखा था कि आपका यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन कैसे हो रहा है, जिसमें हमने 2 मैकेनिज्म पढ़ी थी, टॉर्पेडो मॉडल एंड अल्टरनेटिव मॉडल। टॉर्पेडो मॉडल में एक्चुअल में एक एंजाइम्स काम कर रहा था, जिसको हमने RNase या फिर टॉर्पेडो बोला था, जबकि अल्टरनेटिव में ऐसा कोई एंजाइम्स नहीं था, ये आपके एलोस्टेरिक मॉडल के थ्रू हो रहा था, यानी कि ये स्वतः ही आपका हो रहा था। फिर मैंने आपको गाइज ये टेबल याद करने को बोला था कि इस टेबल को याद करके आना कि रिफामाइसिन क्या करता है, कार्डिसिपिन क्या करता है, अल्फा एमिनिटीन क्या काम करता है, ठीक है ना। अगर आपको ये बातें पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो गाइज एक बार इनको ज़रूर आपको देखना चाहिए। चलिए आइए, यहाँ तक आपका वार्म अप हो चुका है एंड अब स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन एंड आंसर से। तो गाइज ये रहा आपके लिए पहला क्वेश्चन, और आपको पता है कि आपको खुद इसमें पॉज करना है अपनी तरफ से एंड इसका आंसर देना है, ठीक है ना। मेरी तरफ से आपको केवल यहाँ से 15 सेकेंड ही मिलेगी, बट आपको इसका आंसर देना है। तो इसको पॉज कीजिए एंड उसके बाद मुझे इसका आंसर आप दीजिए, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होने वाला है। तो आई होप गाइज आपने इसको पॉज किया होगा, फिर इसका आंसर ढूंढने की कोशिश की होगी, आपने अपना आंसर ले भी आए होंगे। तो चलिए आइए इसका आंसर देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूकैरियोटिक RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज फॉल्स, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यूकैरियोटिक RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के लिए गलत है। तो पहला पढ़ते हैं कि RNA पॉलीमरेज सेकंड इज वेरी सेंसिटिव टू अल्फा एमिनिटीन, बिल्कुल सही बात है। आपकी जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अल्फा एमिनिटीन का, एंड सेकंड जो होता है आपका वेरी सेंसिटिव होता है, एंड जो थर्ड होता है वो लेस सेंसिटिव होता है, ठीक है ना, अल्फा एमिनिटीन के लिए। सेकंड नंबर का स्टेटमेंट देखते हैं कि RNA पॉलीमरेज सेकंड इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, बिल्कुल सही बात है।
मैंने आपको बताया था कि आपका जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ट्रांसक्राइब द जीन फॉर टीआरएनए। तो मैंने आपको एक कोड बताया था जिसमें मैंने आरएमटी यानी कि पॉलीमरेज फर्स्ट आरएनए को बनाएगा, पॉलीमरेज सेकंड आपका एमआरएनए को बनाएगा, पॉलीमरेज थर्ड आपका टीआरएनए को बनाएगा। तो स्टेटमेंट देखो कि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ट्रांसक्राइब द जीन फॉर टीआरएनए, यानी कि ये भी बिल्कुल सही हो जाता है। तो बचा नंबर 4, इसको हम गलत मान सकते हैं लेकिन जब तक इसको पढ़ेंगे नहीं तब तक इसको हम गलत नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है, देखो हमेशा क्वेश्चन को पूरा सेटिस्फाई करो। जब तक आपका आंसर सेटिस्फाई नहीं होने का ना तब तक आपके अंदर ना ही कॉन्फिडेंस आने का ना ही कुछ आने का। तो सबसे पहले एक बार आंसर को पूरा पढ़ने की कोशिश करा करो, ठीक है ना। द कार्बोक्जिलिक एंड यानी कि जो CTD होता है, द कार्बोक्जिलिक एंड ऑफ RNA पॉलीमरेज सेकेंड कंटेन ए शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ ओनली 7 अमाइनो एसिड। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक स्टेटमेंट है कि ओनली 7 अमाइनो एसिड, यानी कि जो CTD है, CTD पर केवल एक 7 अमाइनो एसिड का हेप्टापेप्टाइड सीक्वेंस है। 7 का मतलब हेप्टापेप्टाइड, ठीक है ना, अमीनो मतलब पेप्टाइड। तो हाँ होता तो हेप्टापेप्टाइड है लेकिन ओनली नहीं, वो रिपीटेड होता है। यहाँ पर लाइन को पकड़ो और समझो, यहाँ पर रिपीटेड होता है। मैंने बताया था कि ह्यूमन के अंदर आपका 52 टाइम्स होता है, ड्रोसोफिला के अंदर आपका 42 टाइम होता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होने वाला है, इन्होंने फॉल्स पूछा था, उसके अकॉर्डिंग नंबर 4 होने वाला है। जिसका ये आंसर था उन्होंने सही किया, जिसका नहीं था थोड़ा आपको पढ़ने की और ज़रूरत है। ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईजी है, जल्दी कीजिए, ठीक है ना। तो इतना मैं आपको थोड़ी सी और अगर बात बताने पर, चलो कोई नहीं, मैं आपको आगे ही बताऊंगा। इसको पॉज कीजिए एंड करने की कोशिश कीजिए। आई होप गाइज इसको आपने पॉज किया होगा एंड करने की कोशिश की थी। अब हम अपनी तरफ से देखते हैं क्या पूछा गया है कि इन यूकैरियोट्स द राइबोसोमल RNA, यानी कि RNA की बात की गई। यहाँ पर किसकी बात करी गई है, RNA की यहाँ पर बात की गई है कि RNA जीन आर ट्रांसक्राइब बाय, यानी कि आपको कोड याद होना चाहिए RMT यानी कि RNA के बारे में पूछा गया है, यानी कि पॉलीमरेज सेकंड से ये ट्रांसक्राइब होता है। तो इसका ऑप्शन है C, RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, ठीक है ना। यहाँ पर RNA पॉलीमरेज फर्स्ट इसका जो सही आंसर हो जाएगा। देखो इन्होंने क्या पूछा था कि आपको ये बताना था कि आपका जो राइबोसोमल RNA है या फिर RNA है वो कहाँ से आपका ट्रांसक्राइब्ड होता है। आपको कुछ एंजाइम्स दे दिए गए थे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में क्या होता है, जो आपका RNA है, RNA से आपका DNA बनता है, ठीक है ना। RNA से आपका DNA बनता है, RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, यहाँ पर आपका RNA से RNA का निर्माण होता है। RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, यहाँ पर आपका जो ट्रांसक्रिप्शन है उसमें आपका RNA बनता है। RNA पॉलीमरेज थर्ड, यहाँ पर आपका tRNA का निर्माण होगा, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका आंसर वो ऑप्शन नंबर C है, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसको कीजिए और इसके सही आंसर तक पहुँचिए। पहले इसको पॉज करने की कोशिश करो एंड देन इसको ट्राई करना, ठीक है ना। तो आई थिंक आपने इसको पॉज किया होगा एंड इसको करने की कोशिश करी होगी। तो चलिए आइए मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ जिन्होंने नहीं किया कि ए प्रमोटर फॉर, देखो यहाँ पर आपको पॉज करना है, मेरा इंतज़ार मत करो कि मैं यहाँ पर मतलब स्टॉप होने वाला हूँ, आपको अपनी तरफ से पॉज करना है। अगर मैं स्टॉप हो गया ना, मैंने आपको यहाँ पर 1-2 मिनट का टाइम दिया, तो उसमें हो सकता है कि वीडियो लेंदी हो जाए और वीडियो लेंदी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। बेफालतू में आपका भी टाइम बर्बाद होगा एंड मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा यही है, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, जितने भी आप टाइमिंग ले रहे हो, 30 सेकंड, कोई 2 मिनट भी ले सकता है, कोई 30 सेकंड भी ले सकता है, हर किसी की अपनी कैपेसिटी है। तो थोड़ी सी कैपेसिटी अपनी बढ़ाओ। जो 2 मिनट में सॉल्व कर रहा है वो 1 मिनट में करने की कोशिश करो, और जो 1 मिनट में कर रहा है वो 30 सेकंड में सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है ना।
तो चलिए आइए इसको करने की कोशिश करते हैं कि ए प्रोमोटर ऑफ ए टिपिकल यूकैरियोटिक जीन, यहाँ पर टिपिकल यूकैरियोटिक जीन इज कंपोज्ड ऑफ, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है टिपिकल यानी कि जो आपका कोर यूकैरियोटिक प्रोमोटर है उसमें कौन कौन आता है, ठीक है ना। कोर जो प्रोमोटर है उसमें आपका कौन कौन आता है। तो हमने बात की थी कि जो आपका एक तो आपका INR सब में ही आपका होने वाला है, ये सब में होने वाला है। इसके साथ या तो आपका टाटा बॉक्स रहने वाला है, या तो आपका टाटा बॉक्स रहेगा, या फिर आपका DP, यहाँ पर देखो डाउनस्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट, या फिर आपका DPE रहेगा, ठीक है ना। यानी कि ये आपका होने वाला है। तो ये बाइंडिंग साइट फॉर सिग्मा फैक्टर नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये बाइंडिंग साइट फॉर RNA बाइंडिंग प्रोटीन देखेंगे आगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो इसका जो सही आंसर वो है ये वाला, जो आपका कोर यूकैरियोटिक जीन है, जो आपका कोर यूकैरियोटिक जीन है उसका जो प्रमोटर होता है वहाँ पर आपकी एक बाइंडिंग साइट होती है जिसको हम टाटा बाइंडिंग प्रोटीन बोल सकते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पर DP लिखा होता तो वो भी इसका आंसर था, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका इसलिए सेकंड आंसर सही हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सेकंड नंबर का, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके लिए 4th एंड बहुत ज़्यादा इजी है, पॉज करो एंड इसका सही आंसर देने की कोशिश करो आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड टू टाटा बॉक्स, यानी कि टाटा बॉक्स से यहाँ पर कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आपका आकर के अटैच होता है। H आकर के अटैच होता है? नहीं, H आकर के अटैच नहीं होता। जब तक आपका RNA पॉलीमरेज नहीं आता आपके H एंड E अटैच नहीं होंगे, ठीक है ना। एंड A भी आपके तब तक अटैच नहीं होंगे जब तक आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड D नहीं आता। तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड D आता है, या फिर यहाँ पर अगर ऑप्शन होता टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है ना, TBP, या तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड D होता या फिर TBP होता, तो वो इसका राइट आंसर था। तो इनमें से यहाँ पर इसका कोई आंसर नहीं है, इसका सही आंसर है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड D एंड टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। देखो यहाँ पर इस एक्चुअल में जो क्वेश्चन था ना उसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड D था, बट मैंने सेकंड को ना रख करके यहाँ पर मैंने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड H को रखा। मैं आपकी बुद्धि चेक करने वाला था कि क्या आप सही सोच रहे हो या फिर नहीं सोच रहे हो। अगर आपने इसमें से कोई सा एक ऑप्शन ऑप्ट किया है तो गाइज यू आर रॉन्ग, ठीक है ना। तो सोचो, थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाओ, थोड़ी बुद्धि खोलो अपनी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड D, तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। तो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन। एक्चुअल में जो इसको कर देगा इस क्वेश्चन को वो समझ लो बादशाह है, ठीक है ना, वो समझ लो बादशाह है, क्योंकि इसको आपको अपनी नॉलेज से मैंने इसमें थोड़ा बहुत ही बताया है, बाकी ज़्यादा नहीं बताया। बट फिर भी अगर आप इसको एक बार देख लीजिए, पॉज करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो आई होप गाइज आपने पॉज किया होगा। अब देख लेते हैं कि क्या पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंट्रैक्शन बिटवीन टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एंड टाटा साइक्लोन्स। इसमें से टाटा बाइंडिंग प्रोटीन जब टाटा साइक्लोन से आकर के अटैच होती है तो उसके अनुसार इसमें जो ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से कौन सा आपका करेक्ट है या फिर ट्रू है। तो यहाँ पर लास्ट से चलते हैं। देखो हालांकि मैंने ये पढ़ाया नहीं है ये, ठीक है ना, लेकिन मैं अब आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। अब मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा जानने की कोशिश करो कि मान लो ये कोई आपका प्रमोटर है, ठीक है ना, ये आपका कोई प्रमोटर है, ये बना दिया मैंने यहाँ पर ये प्रमोटर, ठीक है। तो प्रमोटर के पास अब क्या है, प्रमोटर के पास एक साइड है जिसको हमने बोला ये आपकी साइड है, जिसको हमने बोल दिया टाटा बॉक्स, ठीक है ना, जिसको हमने क्या बोल दिया टाटा बॉक्स। आपको पता है कि कोर प्रमोटर में ये टाटा बॉक्स आता है। अब इस टाटा बॉक्स से आकर के कौन सी प्रोटीन आपकी जुड़ेगी, या तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड D आकर के जुड़े या फिर आपकी टाटा बाइंडिंग प्रोटीन आकर के जुड़े। तो मान लो यहाँ पर टाटा बाइंडिंग प्रोटीन आकर के अटैच होगी इस टाटा
बॉक्स से, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही अटैच नहीं होती। तो याद रख लेना, आप जब डीएनए देखते हो तो डीएनए में आप कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर देखते हो, ठीक है ना, इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर देखते हो। तो आप देखते हो कि एक मेजर ग्रुप होती है एंड एक होती है माइनर ग्रुप, ठीक है ना। मेजर ग्रुप एंड माइनर ग्रुप डीएनए में प्रेजेंट होती है, आपने भी सुना होगा। तो यहाँ पर जो ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन होती है, तो एक्चुअल में ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन क्या करती है, ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन इस डीएनए के जो ये प्रमोटर है, इस डीएनए के माइनर ग्रुप से आकर के अटैच होती है, ठीक है ना, माइनर ग्रुप से, याद रख लेना, माइनर ग्रुप से। और जो ये जब माइनर ग्रुप से आकर के अटैच होती है, तो ये जो आपका डीएनए होता है, एक्चुअल में ये डीएनए को रोटेट कर देती है एंड रोटेट करने के बाद यहाँ पर ये टिल्टेड हो जाता है 80 डिग्री सी पर, ठीक है ना, 18 डिग्री सी पर टिल्टेड हो जाता है। एंड इस स्थिति को हम एक नाम देते हैं जिसका नाम होता है सैडल, ठीक है ना, ये शब्द याद रख लेना, सैडल जिसका नाम होता है सैडल, ठीक है ना, ये आपका सैडल है, SADL सैडल, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी तब बनती है जब आपकी टाटा बाइंडिंग प्रोटीन टाटा बॉक्स से आकर के जुड़ती है। तो अब यहाँ पर आप मुझे इसका सही आंसर देने वाले हो कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर 4 से देखते हैं कि टाटा बाइंडिंग प्रोटीन इंटरेक्ट विद द मेजर ग्रुप। तो ये कभी भी मेजर ग्रुप से नहीं जुड़ती, माइनर ग्रुप से जुड़ती है। टाटा बाइंडिंग प्रोटीन इंटरेक्ट्स विद माइनर ग्रुप्स, बिल्कुल सही बात है, विद नो सिग्निफिकेंट बैंडिंग। इन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई बैंडिंग ही नहीं होती, जबकि हमने देखा कि जो वो टिल्टेड हो जाती है, यानी कि बैंडिंग हो जाती है 80 डिग्री पे। तो ये भी वाला भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। इसके बाद सेकंड नंबर का आपका ऑप्शन है कि टाटा बाइंडिंग प्रोटीन इंटरेक्ट विद द मेजर ग्रुप। यहाँ पर देखो मेजर ग्रुप से नहीं, मैंने अभी भी आपको बताया कि माइनर ग्रुप से यहाँ पर आकर के अटैच होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन पे चलेंगे कि टाटा बाइंडिंग प्रोटीन इंटरेक्ट विद माइनर ग्रुप्स, आपके माइनर ग्रुप से बाइंड होती है, बिल्कुल सही बात है, ये बात मैंने अभी आपको समझाई है। एंड बैंड डीएनए बाई अबाउट 18 डिग्री, ठीक है ना, और ये डीएनए को जो है 80 डिग्री बैंड कर देता है। एंड इस पोजीशन को हम सैडल पोजीशन बोलते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है, सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। तो एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा तब बताने से रह गया था। तो आपको पता है जैसे कि पिछले लेक्चर में जो है लाइट चली गई थी, हालांकि नहीं तो मैं इसको बताने वाला था, ठीक है ना। देखो जब कोई अगर बंदा पढ़ा रहा होता है ना, लाइट चली जाए या फिर कुछ और काम हो जाए, तो थोड़ा जो बताने वाला होता हूँ वो भी थोड़ा दिमाग से निकल जाता है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन रखा है, इसलिए आपको अब पता चल गया होगा कि सैडल होता है एंड ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन आपके माइनर ग्रुप से आकर के जुड़ती है, ठीक है ना। तो चलिए आइए, ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन है। आपको 1 सेकेंड दी जाती है एंड इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना, इसको आपको सॉल्व करना है। तो आई होप गाइज आपने पॉज किया होगा एंड पॉज करने के बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश की होगी। चलिए देखते हैं क्या पूछा है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का रोल क्या है। तो सबसे बढ़िया बात, एक कोड आपको याद रखना था, रमता, RMT, ठीक है ना। तो यानी कि ये टी, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है ये टीआरएनए को ट्रांसक्राइब करता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्ट ऑफ टीआरएनए। इसका ऑप्शन सी सही आंसर है, ठीक है ना। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है गाइज। देखो इसमें दिमाग लगाना है, ठीक है ना, इसमें दिमाग लगाना है, बुद्धि लगानी है, वैसे ही कोई सा भी ऑप्शन आपको नहीं चूज करना है। तो चलिए आइए इसका आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो ट्रांसक्रिप्शन इज़ द प्रोसेस, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ट्रांसक्रिप्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम। अब यहाँ पर दो बात पकड़ो। सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन आप सभी को पता है कि डीएनए से आरएनए का बनना ही आपका ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ठीक है ना। फिर दूसरी बात यहाँ पर ये पकड़ो कि इन्होंने कहा कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की ट्रांसफरिंग हो रही है। तो आपको पता है जब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की ट्रांसफरिंग होती है तो वहाँ पर mRNA बनता है, ठीक है ना, यानी कि डीएनए टू mRNA इसका सही आंसर होने वाला है।
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। इसको पॉज करो, पॉज करने के बाद इसको जल्दी से करने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो आई होप गाइज आपने इसको पॉज करके करने की कोशिश करी होगी। तो इसका अब सही आंसर देख लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। कि सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है अबाउट यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। तो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के लिए इसमें कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ओनली ट्रांसक्राइब प्रोटीन कोडिंग जीन्स, यानी कि जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है वो केवल और केवल प्रोटीन कोडिंग जीन्स को ही बनाता है। तो ऐसा तो है नहीं है। हमने देखा था कि जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड था वो आपका mRNA भी बना रहा था, वो आपका siRNA भी बना रहा था, यानी कि अदर दैन जो आपके प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं उनके अलावा भी अदर आरएनए का निर्माण पॉलीमरेज सेकंड से हो रहा था, ठीक है ना। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड से हो रहा था, यानी कि ये स्टेटमेंट आपका जो है रॉन्ग हो जाता है। सेकंड नंबर का स्टेटमेंट देखते हैं कि द टाटा बॉक्स हैज ए रोल इन ट्रांसक्रिप्शन एफिशिएंसी, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन एफिशिएंसी बट नॉट इन द पोजिशनिंग द स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो भाई साहब देखो ऐसा तो है नहीं है। एक्चुअल में ये टाटा बॉक्स इनिशिएशन, ठीक है ना, आपका क्या बना रहा था, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना रहा था। और ये टाटा बॉक्स ही एक्चुअल में आइडेंटिफाई करवाता है ये आपका आरएनए पॉलीमरेज को, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज से आकर के ही आपका जो है ये टाटा बॉक्स आपका अटैच होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि नोट इन पोजिशनिंग, तो यहाँ पर ये गलत है, ठीक है ना। ये जो इन्होंने नोट लगाया है ये इनका गलत स्टेटमेंट है, तो ये भी आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है। इसके बाद नंबर थर्ड स्टेटमेंट है कि टाटा टीबीपी यानी टाटा बाइंडिंग प्रोटीन वाइंड्स टू द टाटा बॉक्स, यानी कि जो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है वो आपकी टाटा बॉक्स से जुड़ती है। ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। इसके बाद है इन्हांसर लाइट 100 to 200 बेस पेयर अपस्ट्रीम फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। तो देखो मैंने आपको बताया था कि इन्हांसर जो होते हैं वे अपस्ट्रीम भी होते हैं, डाउनस्ट्रीम भी होते हैं, एंड आपका जो है फार ऑफ द प्रमोटर भी होते हैं। बट ऐसा नहीं कि उसमें इतने सारे आपके बेस पेयर पाए जा रहे हैं, ठीक है ना। उसमें इतने सारे बेस पेयर नहीं पाए जाते हैं। हालांकि होता है कि वो अपस्ट्रीम भी पाया जा सकता है, लेकिन उसमें कभी भी आपके 100 बेस पेयर नहीं होते इन्हांसर में, इसलिए ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर आपका थर्ड, ठीक है ना, वो आंसर आपका थर्ड। ये रहा फिर आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद सॉल्व करने की इसको कोशिश करो, ठीक है ना। तो आई होप गाइज आपने इसको पॉज करा होगा, पॉज करने के बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश की होगी। तो यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है कि एनहांसर कैन बी लोकेटेड। अभी मैंने जस्ट आपके सामने जिक्र किया है कि एनहांसर कौन है। तो अब देख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है। इन्हांसर जो है अपस्ट्रीम ऑफ द प्रमोटर, यानी कि अपस्ट्रीम पर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद ये डाउन स्ट्रीम ऑफ द प्रमोटर, डाउन स्ट्रीम पर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद विद इन द प्रमोटर, विद इन द प्रमोटर ये नहीं होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद फार फ्रॉम द प्रमोटर, बिल्कुल सही बात है। यानी कि इसका जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है PQS नंबर आपका डी होने वाला है। इसके बाद ये रहा आपके लिए लास्ट क्वेश्चन, इसको पॉज करिए, पॉज करने के बाद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि इसका सही आंसर आपके लिए क्या होगा। आई होप गाइज आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी होगी, अगर नहीं तो मैं तो करवाने के लिए फिर बैठा ही हूँ। तो चलिए आइए इसको करते हैं और देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। बट हम सबसे पहले क्वेश्चन की डिमांड तो जान लें कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो देखते हैं क्या डिमांड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, यहाँ पर देखो ध्यान दो शब्दों पर, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इन यूकैरियोटिक इज इनकरेक्ट। हमें बताना है कि ये जो आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इन यूकैरियोट्स के लिए कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है ना। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यूकैरियोटिक में एक फंडा आ जाता है
वो जो कि आपको पता होना चाहिए। तो होता है क्या है, यहाँ पर डीएनए से, याद रखो, यहाँ पर डीएनए से डायरेक्ट मैच्योर आरएनए नहीं बन पाता, यहाँ पर मैच्योर आरएनए नहीं बन पाता। यहाँ पर आपको मिलता है प्री मैच्योर आरएनए। स्टार्टिंग में क्या मिलेगा, यहाँ पर मैं सही करके इसको लिख देता हूँ, ठीक है ना। एक सेकंड रुको यार, थोड़ा सा देखो वेट कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। माउस चलता है यहाँ पर। प्री एमआरएनए यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना, प्री एमआरएनए यहाँ पर बनेगा। एंड इस प्री एमआरएनए को बाद में मॉडिफाइड करके, जिसको हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, वो हम पढ़ेंगे, जिसमें हम स्प्लाइसिंग, कैपिंग, पॉलीएडिनाइलेशन, ये चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो उस चीज़ को हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आपको मैच्योर एमआरएनए मिलता है। क्या मिलेगा, मैच्योर एमआरएनए मिलेगा, ठीक है ना, मैच्योर एमआरएनए मिलेगा। तो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट किसको बोला जाता है, तो जो आपका प्री एमआरएनए बना है, ये जो प्री एमआरएनए बना है, एक्चुअल में इसको ही आपका प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट के नाम से जाना जाता है यूकैरियोट्स में। तो अब आप पॉज करो एंड अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करो कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। आई होप गाइज आपने इसको पॉज किया होगा। अगर अभी भी आप सही अपने नतीजे पर नहीं पहुँचे, सही आंसर पर नहीं पहुँचे, तो कोई नहीं, मैं आपको पहुँचाने की अब कोशिश करता हूँ। तो पहला स्टेटमेंट देखो कि दे आर यूजली लॉन्गर देन द फंक्शनल आरएनए। तो बिल्कुल सही बात है, जो प्री एमआरएनए होते हैं वो एमआरएनए से बड़े होते हैं, ठीक है ना। जो फंक्शनल एमआरएनए होता है, जिसको हम मैच्योर एमआरएनए भी बोल देते हैं, ठीक है ना, तो उससे ये बड़े होते हैं, जो प्री एमआरएनए होते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर का ऑप्शन देखो, दे कंटेन नो मॉडिफाइड बेस। बिल्कुल सही बात है, जो प्री एमआरएनए होते हैं, यहाँ पर आपके एक्सोन भी पाए जाएंगे एंड यहाँ पर आपके इंट्रोन भी पाए जाएंगे। एक्सोन क्या होता है, इंट्रोन क्या होता है, कोडिंग पार्ट कौन सा होता है, इसमें से नॉन कोडिंग पार्ट क्या होता है, कौन सा आपका एमआरएनए में जाता है, इन सब की बात करेंगे बट नेक्स्ट जो हमारे क्लास होने वाली है उसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, ये आपका ये भी बिल्कुल सही हो जाता है। ये दो ऑप्शन आपके मतलब सही हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से सही नहीं है, स्टेटमेंट सही है आपके ये, ठीक है ना। फिर थर्ड नंबर के स्टेटमेंट पर चलते हैं, दे कंटेन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। बिल्कुल सही बात है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पाया जाएगा विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए टेम्पलेट। बिल्कुल सही बात है, ये एज इट कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जैसे कि डीएनए में होकर के आ रहे हैं। बदलाव कहाँ पर आता है, बदलाव यहाँ पर आता है जब ये प्री एमआरएनए से एमआरएनए बनाते हैं। तो ये तीन स्टेटमेंट तो हमारे अकॉर्डिंग टू द ट्रांसक्रिप्शन, और वी कैन से प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन इज एब्सोल्युटली राइट। बट अब हमें आंसर तो इसका क्वेश्चन के बेस पर देना है ना। तो चौथा क्वेश्चन पढ़ो, दे कंटेन द टाटा बॉक्स सीक्वेंस। बस यहीं पर ये मार खा गए, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है ना, ये ऑप्शन गलत है। हालांकि टाटा बॉक्स सीक्वेंस होता है प्रमोटर के अंदर, ठीक है ना, जो कि कोर पार्ट बनाता है, लेकिन प्री एमआरएनए से रिलेटेड नहीं है वो, ठीक है ना। प्री एमआरएनए जब बन गया उससे रिलेटेड नहीं है। इसका काम केवल इतना होता है कि जो टाटा बॉक्स सीक्वेंस है, ये क्या काम करता है, ये बाइंडिंग करवाता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी की या फिर टाटा बाइंडिंग प्रोटीन की, जो कि असेंबल करती है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड को, ठीक है ना। तो जिसका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है, वो समझ लो आज का विजेता है, ठीक है ना, आज का विजेता है। तो ये था लेक्चर, आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो इनको आप जो है शेयर कर सकते हो एंड वीडियो को लाइक कर सकते हो, और आपने जो जितने भी आपके सुझाव हैं वो सुझाव दे सकते हो एक्सेप्ट वन। वो वन जो आपका सुझाव है वो आपका पेन टैब पर होने वाला है। तो पेन टैब देखो बहुत ही जल्दी आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे भी देखो प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना, मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है लिखने में, बट पेन टैब अब आपका आ जाएगा। एक्चुअल में मैंने एक पेन टैब मंगवाया था, वो निकल गया मेरा ख़राब, ठीक है ना, वो चला नहीं, वो काम का नहीं रहा। तो थोड़ा सा सस्ता भी था, मैं भी थोड़ा सा मतलब लालची हो गया था, बट कोई नहीं, इस बार महंगा है। तो चलिए देखते हैं कि क्या खुलता है पिटारे में, क्या नहीं खुलता। तो मिलते हैं गाइज आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि आपका होने वाला है
ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन के लिए, ठीक है ना। ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन देखेंगे जिसको हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग या फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन बोलते हैं। तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।